जय हिंद दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी तक आप लोगों ने अगर हमारा पहला क्लास नहीं देखा है तो जाकर प्ले लिस्ट से देख सकते हैं, क्योंकि उसमें हम भूगोल के बारे में डिटेल से बात किए थे कि भूगोल क्या है, क्यों पढ़ा जा रहा है, कैसे पढ़ा जाएगा, इसके बारे में हम डिटेल से बात कर चुके हैं। और आपसे एक प्रश्न मैं पूछा था कि ब्रह्मांड और अंतरिक्ष में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले मैं उसे बताता हूँ, उसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, ये क्या है, पृथ्वी है। ये क्या है, पृथ्वी है, अर्थ है। और अर्थ के चारों ओर क्या है, गैसों का घेरा है। क्या है, गैसों का घेरा है। इन गैसों के घेरे को क्या कहा जाता है, पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का घेरा है, इसी को सम्मिलित रूप से वायुमंडल कहा जाता है। क्या फ्रेंड्स, वायुमंडल कहा जाता है। मतलब पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का घेरा है, उसी को वायुमंडल कहा जाता है। और वायुमंडल के ऊपरी परत ये वायुमंडल का मान लीजिए ऊपरी परत है, तो इसके नीचे पृथ्वी तक, वायुमंडल के ऊपरी परत के नीचे पृथ्वी तक, इसे आंतरिक अंतरिक्ष कहा जाता है। क्या फ्रेंड्स, आंतरिक अंतरिक्ष कहा जाता है। आंतरिक अंतरिक्ष कहा जाता है। क्या, आंतरिक अंतरिक्ष कहा जाता है। कहाँ, मतलब पृथ्वी और पृथ्वी का वायुमंडल को आंतरिक अंतरिक्ष कहा जाता है। और वायुमंडल के बाहर जो भी ग्रह, उपग्रह, आकाशीय पिंड है, आकाश गंगाएं हैं, उसे बाह्य अंतरिक्ष कहा जाता है। क्या फ्रेंड्स, उसे बाह्य अंतरिक्ष कहा जाता है। आपको क्लियर हुआ कि मतलब पृथ्वी और उसका वायुमंडल को आंतरिक अंतरिक्ष कहा जाता है। और वायुमंडल के बाहर जो भी आकाशीय पिंड है, ग्रह, उपग्रह, तारे हैं, आकाश गंगाएं हैं, उसे क्या कहा जाता है, बाह्य अंतरिक्ष कहा जाता है। और जब बाह्य अंतरिक्ष और आंतरिक अंतरिक्ष को मिला दिया जाता है, तो इसी को सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। फ्रेंड्स, जब बाह्य अंतरिक्ष और आंतरिक अंतरिक्ष को मिला दिया जाता है, तो इसी को क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड कहा जाता है। फ्रेंड्स, तो आप लोगों को अंतरिक्ष और ब्रह्मांड में अंतर क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स, कि जब पृथ्वी और पृथ्वी का वायुमंडल ये आंतरिक अंतरिक्ष है, और वायुमंडल के बाहर जो भी सारी चीजें हैं वो क्या है, बाह्य अंतरिक्ष है। जब आंतरिक अंतरिक्ष और बाह्य अंतरिक्ष को मिला दिया जाता है, तो इसी के सम्मिलित रूप को ही ब्रह्मांड कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति। लेकिन इस पर भी बात करने से पहले दो स्टेटमेंट पूछे जाते हैं सभी एग्जामों में। एक टॉलमी महोदय दिए थे। कौन फ्रेंड्स, एक टॉलमी महोदय दिए थे और एक कॉपरनिकस ने दिए थे। कौन, कॉपरनिकस ने दिए थे। एक टॉलमी महोदय, एक कॉपरनिकस। टॉलमी महोदय ने भू केंद्रित संकल्पना दिया था। कौन सा सिद्धांत, भू केंद्रित संकल्पना, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और कॉपरनिकस ने सूर्य केंद्रित संकल्पना दिया था। टॉलमी महोदय कहते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, क्या है, जो अर्थ है, ये केंद्र में है। टॉलमी महोदय कहते हैं कि जो पृथ्वी है, अर्थ है, ये केंद्र में है। बाकी सभी जो भी अन्य चीजें हैं, ग्रह, उपग्रह, आकाश गंगाएं, वो सभी इसके पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। कौन कहते हैं, टॉलमी महोदय कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं, भू केंद्रित संकल्पना या भू केंद्रित सिद्धांत कहा जाता है। किसने दिया था, टॉलमी ने दिया था। इसे पूछा जाता है। और कॉपरनिकस महोदय कहते हैं कि नहीं, पृथ्वी के चारों ओर आकाशीय पिंड चक्कर नहीं लगा रहे हैं, बल्कि सूर्य के, क्या, सूर्य यानी सन, सूर्य के चारों ओर अन्य आकाशीय पिंड, ग्रह, उपग्रह सभी चक्कर लगा रहे हैं। इसी को कॉपरनिकस का सूर्य केंद्रित संकल्पना या सूर्य केंद्रित सिद्धांत कहा जाता है। फ्रेंड्स, तो ये दो स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसको पहले ही बता दिया और आप लोगों को इन बातों को ध्यान में रहना है। अब आइए ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में आप लोग जानते होंगे कि जॉर्ज लेमेंतेयर ने एक सिद्धांत दिया था, महाविस्फोटक का सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी। इसके बारे में आप लोग थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं। इसके अलावा भी फ्रेंड्स कई वैज्ञानिक ने अलग अलग तरीके से सिद्धांत दिए थे, लेकिन जो सर्वमान्य सिद्धांत है वो कौन सा है, जॉर्ज लेमेंतेयर ने जो दिया था महाविस्फोटक का सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी, यही सबसे सर्वमान्य सिद्धांत है। इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। आप चले जाइए, सॉरी,
आप चले जाएंगे अपने धार्मिक ग्रंथों में, आप चाहे जिस मतलब धर्म के हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई, किसी भी धर्म के आप होंगे, तो आपके धर्म के अनुसार कहीं शंकर विष्णु जी पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति किए हैं, तो कहीं अल्लाह, मतलब कि जो भी आप धर्म से संबंधित होंगे वही एक तरह से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के। तो हम यहाँ पर धर्म की बात नहीं करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि जो भूगोल है ना, इसको मैं पहले ही क्लास में बता चुका हूँ कि भूगोल एक तरह का विज्ञान है, इसे सिद्ध करना पड़ेगा तभी भूगोल के जो भी तथ्य हैं उसे सिद्ध करना पड़ेगा, उसके पीछे का रीजन बताना पड़ेगा, तभी उसे भूगोल के अंतर्गत समझा जाएगा। क्यों? क्योंकि भूगोल क्या है, एक तरह का विज्ञान है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति देखिए फ्रेंड्स, तो कहा जाता है फ्रेंड्स कि आदिकाल में, कब? आदिकाल या अनंत काल में, आदिकाल या अनंत काल में अंतरिक्ष में एक शून्य या गोला हुआ करता था। क्या? एक शून्य या गोला। कब? आदिकाल, जिसका कोई समय सीमा निर्धारित नहीं किया जा सकता। अनंत काल, अनंत काल या आदिकाल में अंतरिक्ष में एक शून्य या गोला हुआ करता था। इसके पास अपार मात्रा में गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी। क्या फ्रेंड्स? इसके पास अपार मात्रा में गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी। और आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति, आकर्षण की शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, आप जानते हैं। और इस शून्य या गोले के पास जब अपार मात्रा या असीम मात्रा में गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी, तो इस गोले के आसपास जो भी आद्य पदार्थ थे उसे अपनी ओर खींचने लगा, इकट्ठा करने लगा, इसे अपनी ओर इकट्ठा करने लगा। और इस गोले या शून्य का अगर नाम पूछा जाए तो सिंगुलैरिटी है। क्या फ्रेंड्स? सिंगुलैरिटी है, लेरिटी। इस गोले या शून्य का नाम पूछे कि अनंत काल में जो एक शून्य हुआ करता था या एक गोला हुआ करता था, उसका क्या नाम था? तो सिंगुलैरिटी था। अब क्या? इसके पास अपार मात्रा में गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी, तो यह अपने आसपास की सारी चीजों को इकट्ठा करने लगा। तो इससे क्या होगा? सभी पदार्थ क्या हो गए? संघनित होने लगे, संघनित हो गए। सभी पदार्थ जब संघनित होंगे तो क्या होगा? उसका घनत्व तो बढ़ जाएगा फ्रेंड्स। क्या होगा? उसका घनत्व तो बढ़ जाएगा। और जो ये पदार्थ आपस में जब टकराने लगेंगे तो उससे एक ऊष्मा जनरेट होगी, ऊर्जा जनरेट होगी। क्या फ्रेंड्स? उससे एक भारी मात्रा में ऊर्जा जनरेट होगी या ऊष्मा जनरेट होगी, और ये ऊर्जा इससे विमुक्त होने का प्रयास करेगी। अब क्या होगा फ्रेंड्स कि कुछ समय और बीत जाएगा तो इसमें, इस गोले में क्या होगा? इतना ज्यादा घनत्व बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा घनत्व बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा घनत्व बढ़ जाएगा कि कहा जाता है कि 15 अरब वर्ष पूर्व, कब फ्रेंड्स? 15 अरब वर्ष पूर्व, पूर्व मीन्स पहले, 15 अरब वर्ष पहले इस गोले में महाविस्फोट होता है। क्या फ्रेंड्स? महाविस्फोट होता है। विस्फोट ही नहीं, महाविस्फोट होता है। और ये सारे पदार्थ जो भी इकट्ठा हुए थे, ये सभी के सभी छिटक जाते हैं। ये सभी के सभी पदार्थ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक गोला है, इस गोले में जब महाविस्फोट होगा तो यहाँ के जो भी पदार्थ रहेंगे छिटक जाएंगे। अगर आप ये क्या होंगे? छिटक जाएंगे। जैसे आप दिवाली के समय पटाखे दगाते हैं, जब आप पहले बचपन में आप लोग भी दगाए होंगे, जब पटाखे जो नहीं दगते थे उसका क्या करते थे? उसका बारूद निकाल के एक जगह इकट्ठा करते थे, और जो भी कागज के टुकड़े हुआ करते थे उसे हम लोग उसी पर रख देते थे। उसके बाद जब माचिस उसमें लगाते थे तो जब एक बारगी दगता था, उसमें विस्फोट होता था बारूद में, तो क्या होता था? जो भी कागज के टुकड़े हम लोग इकट्ठा किए होते हैं वो सारे के सारे छिटक जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से फ्रेंड्स, जब इस गोले या शून्य में 15 अरब वर्ष पूर्व महाविस्फोट हुआ तो क्या हुआ? सभी के सभी पदार्थ छिटक गए। अब आप कहेंगे 15 अरब वर्ष पूर्व तो कोई था नहीं। हाँ फ्रेंड्स, हम भी जान रहे हैं कोई नहीं था, लेकिन भूगोल क्या है? एक तरह का विज्ञान है। इसे अभी मैं सिद्ध करके आप लोगों को दिखा देंगे। तो क्या होता है? जब महाविस्फोट हो गया तो इससे जन्म होता है फ्रेंड्स, 3 चीजों का जन्म होता है। जब इस शून्य में, फिर से बात, इस शून्य में गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक थी। इस शून्य का नाम सिंगुलैरिटी था। इसमें जब घनत्व और ताप बढ़ा
तो क्या हुआ, 15 अरब वर्ष पूर्व महाविस्फोट होता है। तो इससे 3 चीजों का जन्म होता है। क्या क्या? पहला समय का जन्म होता है, दूसरा स्थान का जन्म होता है, और तीसरा वस्तु का जन्म होता है। क्या फ्रेंड्स? वस्तु का जन्म होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर महाविस्फोट हुआ, जब ये कोई यहाँ से पदार्थ यहाँ गया, यहाँ से पदार्थ छिटक कर यहाँ गया, तो यहाँ से यहाँ जाने में कुछ ना कुछ समय लगा होगा, अर्थात यहाँ से समय की उत्पत्ति हुई। एक स्थान से दूसरे स्थान पर पदार्थ गया, अतः यहाँ पर स्थान की उत्पत्ति हुई। और जो ये पदार्थ जा रहा है यहाँ से यहाँ, यह वस्तु जा रहा है यहाँ से यहाँ, तो इस तरह से एक वस्तु का जन्म हुआ। तो फ्रेंड्स पूछा जाता है कि महाविस्फोट के दौरान किन 3 चीजों का जन्म हुआ? तो समय, स्थान और वस्तु का जन्म हुआ। फ्रेंड्स क्या? समय, स्थान और वस्तु का जन्म हुआ। जब महाविस्फोट हो गया फ्रेंड्स, कुछ समय बीत गया, जब इसमें टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगा, तो निहारिकाओं का विकास हुआ। क्या फ्रेंड्स? निहारिका, आकाशगंगा, आप सुने होंगे मिल्की वे, दूध मेखला या एरावत पथ, उसी को कहा जाता है आकाशगंगा कहा जाता है। और अपनी आकाशगंगा कैसी है? सर्पिलाकार है। तो इसे कल क्लास में लूंगा, तो इस आकाशगंगा के बारे में डिटेल से बात करूंगा। चूंकि यह आकाशगंगा या निहारिका ब्रह्मांड के इस शून्य के महाविस्फोट के बाद ही निहारिकाओं का जन्म हुआ, इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी निहारिका के बारे में बात करना ज्यादा ठीक है। अब देखिए, जब निहारिका का जन्म हुआ, कुछ समय बीत गया, मतलब थोड़ा बहुत टेम्परेचर जब कम हुआ इस पदार्थों में से, तो क्या हुआ? निहारिकाओं का जन्म हुआ, आकाशगंगाओं का जन्म हुआ। और आप जानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में असंख्य मात्रा में निहारिका है। क्या फ्रेंड्स? असंख्य मात्रा में निहारिका है पूरे ब्रह्मांड में। और एक एक निहारिका या आकाशगंगा में, असंख्य मात्रा में तारे हैं। क्या? असंख्य मात्रा में तारे हैं। ठीक, सूर्य भी अपना एक क्या है? तारा है। सूर्य एक तारा है, और टेम्परेचर के आधार पर अगर सूर्य को देखा जाए तो सूर्य पीला तारा है, क्योंकि टेम्परेचर के आधार पर तारे 3 प्रकार के होते हैं। एक नीला तारा होता है, एक पीला तारा होता है, और एक लाल तारा होता है। तो सूर्य कैसा तारा है? पीला तारा है। तो इस प्रकार से निहारिकाओं का विकास हुआ। अब क्या होता है फ्रेंड्स कि आते हैं एक अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हब्बल महोदय। कौन? एडविन हब्बल महोदय आते हैं फ्रेंड्स। उन्होंने एक बढ़िया टेलीस्कोप तैयार किया। क्या? टेलीस्कोप या दूरबीन तैयार किया। उन्होंने आकाशगंगाओं को देख लिया। क्या? टेलीस्कोप से उन्होंने आकाशगंगाओं को देख लिया। उन्होंने देखा कि आकाशगंगाएं धीरे धीरे इनकी बीच की दूरी बढ़ती जा रही। क्या? टेलीस्कोप से। किसने? एडविन हब्बल महोदय ने। उनको विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने दोबारा शोध करना प्रारंभ किया, लेकिन उन्होंने पाया कि आकाशगंगाओं की दूरी बढ़ रही है। फ्रेंड्स मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, जैसे ये महाविस्फोट जब इसमें से हुआ, तो ये पदार्थ क्या हुए? छिटक गए ना, छिटक गए। और इन्हीं छिटके हुए पदार्थों जब टेम्परेचर इनका कम हुआ, तो निहारिकाएं बनी, आकाशगंगाएं बनी। तो जो ये यहाँ से छिटक कर यहाँ आए थे फ्रेंड्स, ये अभी धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। इन्होंने ये देखा, मतलब आकाशगंगा जैसे यहाँ थी, तो ये आकाशगंगा धीरे धीरे इधर बढ़ते हुए चली जा रही है। किसने देखा? एडविन हब्बल महोदय ने। इसका आशय यह हुआ फ्रेंड्स कि जो आकाशगंगाएं हैं हमसे दूर जा रही हैं, अतः पूरा ब्रह्मांड क्या हो रहा? फैल रहा है। अतः पूरा ब्रह्मांड फैल रहा है। और इसको और प्रतिपुष्टि करने के लिए डॉपलर महोदय ने एक लाल विस्थापन सिद्धांत या रेड शिफ्ट थियरी दिया था, उसी को डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। उससे भी सिद्ध हो गया फ्रेंड्स कि जो आकाशगंगाएं हैं वो हमसे दूर जा रहे हैं, अतः ब्रह्मांड फैल रहा है। मतलब अगर दूर जा रहे हैं तो इसका आशय क्या हुआ कि ब्रह्मांड जैसे पहले इसे एक गोले में था, एक शून्य में था पूरा ब्रह्मांड, जब यहाँ से छिटका तो पूरा चारों ओर छिटक गया। और ये अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इसका आशय क्या हुआ कि इस ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। अभी इस ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। और डॉपलर महोदय जी ने जो सिद्धांत दिया था, डॉपलर प्रभाव या रेडशिफ्ट थियरी या लाल विस्थापन का सिद्धांत, उन्होंने कहा कि अगर आप आकाशगंगाओं में देखेंगे, उन्होंने कहा अगर आप अंतरिक्ष में देखेंगे तो जो भी वस्तु लाल रंग की या लाल रंग के आसपास दिखाई देगी,
वह उसकी तरंग दैर्घ्य बढ़ी हुई मालूम देगी। अतः उसकी तरंग दैर्घ्य बढ़ी हुई मालूम देगी, तो इसका आशय यह हुआ फ्रेंड्स कि वह हमसे दूर जा रही है। आप साइंस में पढ़े होंगे, विबग्योर का जो नियम है उसे आप प्रकाश में पढ़े होंगे, तो वहां से भी स्पष्ट हो जाता है। अगर तरंग दैर्घ्य अगर रेड है तो उसकी तरंग दैर्घ्य क्या बढ़ी हुई मालूम देगी। अगर आकाश या अंतरिक्ष में अगर आप देखेंगे कोई वस्तु नीले या बैंगनी कलर के आसपास दिखाई दे रही है, तो उसकी तरंग दैर्घ्य घटी हुई मालूम देगी, अतः वह हमारे निकट आ रहा है। तो इससे भी स्पष्ट हो गया, जब आकाश गंगाओं को देखा गया तो वह लाल रंग की दिखाई दी, अतः लाल रंग के आसपास दिखाई दी। इसका भी आशय हुआ क्या कि वह हमसे दूर जा रही है, और हमसे दूर जाने का आशय यह हुआ फ्रेंड्स कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड फैल रहा है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड फैल रहा है। और इस सिद्धांत से इस समय का भी ज्ञात हो गया था, समय को भी ज्ञात कर लिया गया। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई आकाश गंगा है, देख रहे हैं हब्बल ने देख रहे हैं या कोई भी देख रहा है, ये आकाश गंगा कुछ देर बाद यहाँ मतलब कि थोड़ी ये कुछ किसी न किसी स्पीड से जा रही होगी, तो किसी स्पीड से यहाँ जब पहुंचेगी उस स्पीड से, तो यहाँ से यहाँ क्या दूरी ज्ञात हो जाएगी और स्पीड ज्ञात हो जाएगी। अगर दूरी स्पीड ज्ञात हो जाएगी तो समय अपने आप से निकल जाएगा कि हाँ 15 अरब वर्ष पूर्व ये चीज यहाँ रही होगी। जैसे आप मैथ्स पढ़े होंगे, चाल समय दूरी एक चैप्टर है, आप पढ़े होंगे। अगर आपको चाल पता हो जाए और दूरी पता हो जाए तो समय आप निकाल लेंगे कि नहीं? निकाल लेंगे ना। इसके लिए एक उदाहरण दिया जाता है बैलून का। आप एक बैलून लीजिए, उस पर 4-5 बिंदु बना दीजिए, बिन फुलाए उस पर 4-5 बिंदु बना दीजिए। उसके बाद उसे फुलाइए, जैसे जैसे उसमें हवा जाएगा, जैसे जैसे वो फूलेगा, उसके बिंदु की पहले बिंदु यहाँ पर था, फिर उसके बाद जैसे फूलेगा थोड़ा दूर चला जाएगा, जैसे फूलेगा दूर चला जाएगा। आप जितना बड़ा बैलून फुलाएंगे उतनी ही उसके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। मतलब यहाँ से क्या दूरी ज्ञात हो रही है, और आप हवा दे रहे हैं तो हवा की स्पीड ज्ञात कर लेंगे। स्पीड और दूरी जब ज्ञात कर लेंगे टाइम का पता लगा लेंगे कि नहीं? तो ठीक इसी प्रकार से इसे भी ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन इस सब चीजों से नहीं, टाइम एंड वर्क से नहीं किया गया था, इसे वास्तव में डॉपलर प्रभाव के माध्यम से इस दूरी समय को तय किया गया था, समय ज्ञात किया गया था। अब फ्रेंड्स अगर बात की जाए कि इस जो ये महाविस्फोटक सिद्धांत जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया था, जो महाविस्फोटक सिद्धांत जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया था, अगर पूछे कि इसकी पुष्टि सबसे पहले किसने दी, मतलब इसकी पुष्टि सबसे पहले किसने दी, तो स्टीफन हॉकिंस ने दिया था। यह मिलता है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स नामक पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक बार बार पूछी जाती है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स नामक पुस्तक में इन्होंने बताया, मतलब कि उस पुस्तक के अनुसार इन्होंने सबसे पहले इसकी पुष्टि की थी। इसको और भी स्पष्ट और प्रभावशाली बनाने के लिए फ्रेंड्स इसको और भी स्पष्ट, इस सिद्धांत को और भी इस सिद्धांत को और भी स्पष्ट और सर्वमान्य बनाने के लिए फ्रेंड्स क्या होता है, 1954 में एक 27 देश के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक सर्न नामक संस्था का गठन करते हैं। क्या फ्रेंड्स? एक सर्न नामक संस्था का गठन करते हैं। यह संस्था, आप जाएंगे यूरोप में एक देश है फ्रांस, आप जाएंगे यूरोप में तो एक देश है फ्रांस, और ठीक इसी के नीचे एक देश है स्विट्जरलैंड। क्या फ्रेंड्स? एक देश है इसी के नीचे, फ्रांस के नीचे स्विट्जरलैंड। 1954 में 27 देशों के वैज्ञानिकों ने एक सर्न नामक संस्था का गठन किए। यह संस्था फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर 100 मीटर गहरी और 27 किलोमीटर लंबी, 100 मीटर गहरी और 27 किलोमीटर चौड़ी एक सुरंग का निर्माण किए। कौन? इस सर्न नामक संस्था ने। और इस सुरंग का अगर आपसे नाम पूछ ले तो लार्ज, इसका नाम था लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर। क्या फ्रेंड्स? कोलाइडर, लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर इसका नाम था।
इस सुरंग में वही स्थितियां पैदा की गई फ्रेंड्स जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय ये जो स्थितियां रही होंगी। अतः इस सुरंग में प्रोटॉनों की धारा चलाई गई और एक कण इससे स्पष्ट कर दिए गए कि जो पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है वो केवल और केवल एक कण से हुई है, और उस कण का नाम इन लोगों ने बताया था गॉड पार्टिकल्स। क्या? गॉड पार्टिकल्स। गॉड पार्टिकल्स, या इसी को हिग्स बोसान कहते हैं। ब्रिटेन का एक वैज्ञानिक थे पीटर हिग्स, और अपने भारत के एक वैज्ञानिक थे सत्येंद्र नाथ बोस। इनके नाम पर हिग्स बोसान रखा गया था, या गॉड पार्टिकल्स। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस सुरंग के माध्यम से भी यह स्पष्ट कर दिया गया कि 15 अरब वर्ष पूर्व किसी एक गोले या शून्य में ब्रह्मांड की पूरे महाविस्फोट हुआ होगा। उसी महाविस्फोट से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। अब फ्रेंड्स अगर हम आगे बात करें, आपको लोगों को क्लियर हो गया होगा कि यही बात केवल आपको याद करना है कि ब्रह्मांड आदिकाल या अनंत काल में एक शून्य या गोला हुआ करता था। उसके पास अपार मात्रा में गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी। उस गोले या शून्य का नाम सिंगुलैरिटी था। और इसके पास जब गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक थी तो आपने आसपास की सारी चीजों को इकट्ठा की, उससे उसका घनत्व बढ़ा, और घनत्व जब बढ़ा दाब बढ़ा तो क्या होगा, इसमें 15 अरब वर्ष पूर्व महाविस्फोट हुआ। महाविस्फोट होने के बाद समय, स्थान और वस्तु का जन्म होता है, और इसे स्पष्ट कर दिया गया था डॉपलर प्रभाव के माध्यम से, या लाल विस्थापन सिद्धांत से। और एडविन हब्बल ने टेलीस्कोप से इसे पहली बार आकाशगंगाओं को देखा था कि उनके बीच की दूरी बढ़ रही है फ्रेंड्स। अब आगे देखेंगे फ्रेंड्स, 15 जब ये महाविस्फोट होता है फिर समय और स्थान पैदा होता है। इसके बाद फ्रेंड्स फिर दो चीजों का जन्म होता है। क्या? फिर दो चीजों का जन्म होता है, एक मूल कण दूसरा प्रतिकण। कौन कौन सा फ्रेंड? एक मूल कण दूसरा प्रतिकण। इसे फंडामेंटल पार्टिकल्स कहेंगे और प्रतिकण को एंटी पार्टिकल्स कहेंगे। तो मूल कण क्या होता है? जो स्वयं के द्वारा निर्मित है, वो कण जो स्वयं के द्वारा निर्मित हुए उसे मूल कण कहते हैं। अब आप कहेंगे प्रतिकण किसी के सहायता से नहीं उत्पन्न हुआ, ये भी प्रतिकण भी स्वयं ही उत्पन्न हुआ। लेकिन इसकी एक खासियत बात है इस कण की, जैसे ये दो कण है, जब ये दो कण आपस में मिलेंगे तो एक विस्फोट होगा। विस्फोट होने के बाद ये दोनों कण समाप्त हो जाएंगे। इसी को प्रतिकण कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक शेर इधर से आ रहा है, एक चीता इधर से आ रहा है। शेर चीता को खा गया और चीता शेर को खा गया, दोनों समाप्त हो गए। कहानी समझ लीजिए। इसका कहने का मतलब फ्रेंड्स ये था, प्रतिकण का आशय यह है फ्रेंड्स कि जैसे दो कण हैं, दोनों कण जब आपस में टकराएंगे तो एक विस्फोट होगा। क्या होगा? विस्फोट होगा। विस्फोट होने के बाद कुछ भी बचेगा नहीं, समाप्त हो जाएगा। अर्थात कोई भी जीतेगा नहीं। मतलब इसमें जीतने हारने की बात नहीं है। दोनों जब मिलेंगे तो विस्फोट होगा और ये समाप्त हो जाएंगे। मूल कण क्या होते हैं? मूल कण आप जानते होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया ना, ये सब मूल कण होते हैं। और अगर और आगे जाएंगे, अब कहेंगे सर इसको क्यों पढ़ा रहे हैं? इसको इसलिए पढ़ा रहे हैं फ्रेंड्स कि निहारिकाओं का जन्म हुआ, तारों का जन्म हुआ, तो उसमें जो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है ये उससे संबंधित है, उसे बताऊंगा मैं, इसलिए इसे पढ़ाया जा रहा है। और इसमें अगर और आगे जाएंगे, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि मूल कण भी दो प्रकार का होता है। क्या फ्रेंड्स? मूल कण भी दो प्रकार का होता है। एक स्थायी मूल कण होता है, एक अस्थायी मूल कण होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन क्या है? स्थायी मूल कण है। जैसे ग्रेविटॉन है, फोटॉन है, ये सब क्या है? स्थायी मूल कण है। और जो मेसान सभी तरह के होते हैं वो अस्थायी मूल कण होते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से मूल कण हो गया और प्रतिकण हो गया फ्रेंड्स, इस तरह से हो गया। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, जब ये महाविस्फोट हुआ, महाविस्फोट के बाद जब उसका टेम्परेचर कम हुआ, वो निहारिका बनी। निहारिका आप जानते हैं पूरे ब्रह्मांड में असंख्य मात्रा में निहारिका है, और एक एक निहारिका में, एक एक आकाशगंगा में
असंख्य मात्रा में तारे हैं। तो तारे 3 प्रकार के होते हैं, मैंने बता दिया कि एक टेम्परेचर के आधार, अभी टेम्परेचर की बात हो रही है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, टेम्परेचर के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, एक पीला तारा, एक लाल तारा, एक नीला तारा। और पीला सूर्य क्या है? पीला तारा। और अगर नीला तारा पूछे तो अपने पृथ्वी के निकटतम रिजल एक तारा है। क्या? रिजल एक तारा है। और ये जल कैसा होता है? जल नीला होता है, अतः रिजल तारा कैसा है? नीला तारा है। और फ्रेंड्स एक बात बता दें कि इस पूरे ब्रह्मांड में अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा क्या है तो हाइड्रोजन है, गैस है। क्या? हाइड्रोजन गैस है। और ये गैस क्या हो रही है? ये गैस हीलियम में कन्वर्ट हो रही है। क्या? कि एक जितने भी हाइड्रोजन गैस हैं, एक गैस किस में बदल रहे हैं? हीलियम में बदल रही हैं। और यहीं से हाइड्रोजन के कारण ही नाभिकीय संलयन का क्रिया होता है, जिससे क्या होता है? एक ऊर्जा निकलता है, ताप निकलता है, और उसी ताप से, उसी ऊर्जा से जो ये गैसीय पिंड होते हैं ये चमकने लगते हैं, और चमकते हुए पिंड को ही तारा कहा जाता है। एक तरह से मैं फ्रेंड्स आप लोगों का तारा का जन्म भी बता दिया। और तारे में अगर पूछे तो 98% मतलब 98% इसी हाइड्रोजन की मात्रा है। किसकी? हाइड्रोजन की मात्रा है 98%। और ये हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं? हीलियम में। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, हीलियम में बदल रहा है, तो एक दिन ऐसा भी तो आएगा कि पूरा का पूरा हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाए, तब क्या होगा? तब फ्रेंड्स यह स्थितियां उत्पन्न होगी जब पूरा का पूरा हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाएगा। तो जो इसका कोर होता है, इसका जो आंतरिक वाला भाग होता है, देखिए सूर्य के 3 परत होती है। एक कोर होता है आंतरिक वाला, फिर मध्य परत होता है, बाह्य परत होता है। तो जो मध्य वाली परत होती है वो ठोस पदार्थ में बदल जाती है, आयरन में बदल जाती है, लोहा में बदल जाती है, और वहीं पर तारे की समाप्ति होने लगती है, यानी तारे मर जाते हैं। अब आप कहेंगे तारे भी मरते हैं? हाँ बिल्कुल, तारे भी मरते हैं। तारे की मरने की घटना को बताया था चंद्रशेखर ने, एक चंद्रशेखर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी ने बताया था 1923 में है, 1923 में शायद कंफर्म कर लीजिएगा। तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर महोदय जी ने बताया था कि तारे 3 प्रकार से मरते हैं, एक छोटा तारा, एक मझला तारा, एक बड़ा तारा। इसे लेकिन मैं अगले क्लास में डिटेल से बताऊंगा। तारे भी मरते हैं, जैसे न्यूट्रॉन या पल्सर या ब्लैक होल क्या होता है, कृष्ण बीवर क्या होता है, इन सभी बातों को मैं अगली क्लास में लूंगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुल मिलाकर इसी को आपको याद करना है, यही प्रश्न पूछता है, और यहाँ से ज्यादा प्रश्न नहीं बनता है, लेकिन भूगोल की एक भूमिका होती है, वो भूमिका यहीं से बनती है। और पढ़ने का जो तरीका होता है, जो मैं एक सिस्टमेटिक अप्रोच बताया था आप लोगों को पिछली क्लास में, वो यही कहता है कि शुरुआत वहीं से कीजिए जहां से शुरू हुई है। मतलब शुरुआत वहीं से मैं किया हूँ जहां पूरे ब्रह्मांड पहले क्या था। सबसे पहले एक गोला या शून्य था, जब वो उसमें महाविस्फोट हुआ तो पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। अतः मैं शुरुआत वहीं से किया हूं जहां से शुरुआत हुई है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को यह क्लास पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स दोस्तों को बताइएगा, और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एक लाइक रखिएगा। और जहां भी आप लोगों को क्लियर ना हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, तो मैं उसे अगली क्लास में आप लोगों को स्पष्ट कर दूंगा। थैंक यू मित्रों, आप लोग धन्यवाद, शुक्रिया।